बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाजरीन, आज हम बात करेंगे JCPOA के हवाले से। JCPOA है क्या, इसको क्यों शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, किसने शुरू किया, किस वजह से शुरू किया, इसको क्यों तोड़ दिया गया और तोड़े जाने के बाद इसको दोबारा तोड़ने वाला क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसका एब्रीवेशन है JCPOA। अब मैं इसकी थोड़ी सी तफसील में जाता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि ये है क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक मुआहदे का नाम है, ये एक एग्रीमेंट का नाम है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA। ये मुआहदा ईरान के साथ किया और ईरान के साथ 5 ममालिक ने किया मुआहदा। सबसे पहले मैं उसकी तफसील में जाता हूँ कि ये मुआहदा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम है और ये अब का नहीं है, ये कई दहाइयों से चलता आ रहा है। मिड 80s में भी इल्ज़ाम लगा, अर्ली 90s पे भी ये इल्ज़ाम लगा ईरान पे, और वो इल्ज़ाम ये था कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है। इसलिए इसके साथ एक मुआहदा करते हैं जिस मुआहदे की रूह से हम इस चीज़ पे एग्री कर जाएंगे कि ईरान जौहरी हथियारों की अफजाइश, यूरेनियम की अफजाइश, जौहरी हथियारों की अफजाइश नहीं करेगा। चुनाचे इसके ऊपर ये मुआहदा कर लिया जाता है। अब मैं बहुत तारीख़ में नहीं इसकी जाता कि पहले क्या होता रहा, चूँकि हमसे कुछ दोस्तों ने JCPOA के स्पेसिफ़िक हवाले से भी पूछा था ये है क्या, इसके हवाले से एक तफसीली वीडियो बनाइए। हुआ ये कि 5 ममालिक जिनमें चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और अमेरिका है, इन्होंने ईरान के साथ बैठे और बैठ के 2015 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने ये तय किया कि हम एक मुआहदा करते हैं आपके साथ जिसमें आप इसकी यकीन दहानी कराएंगे, लेकिन उसका कुछ तरीक़ाकार है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि IAEA के खोजी, उसके ऑब्ज़र्वर आएंगे, थर्ड पार्टी ऑब्ज़र्वर जो हम कहेंगे वो आप आने देंगे और आके वो तहकीक करेंगे, खोज लगाएंगे, वो चेक करेंगे कि आप इस वक्त यानी 2015 में जब ये बातचीत शुरू हुई थी, आप कोई यूरेनियम की अफजाइश तो नहीं कर रहे, आपने कहीं कोई सिस्टम ऐसे जो बना रखे हैं जहाँ पे ये सारी एनरिचमेंट होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूँ, एनरिचमेंट करना तमाम दुनिया के ममालिक का हक़ है और तमाम तर दुनिया के ममालिक तकरीबन यूरेनियम की एनरिचमेंट करते हैं। वो इसलिए की जाती है कि यूरेनियम के ऊपर काम किए जाना डेवलपमेंट और रिसर्च का हिस्सा होता है। दुनिया के अंदर बहुत सारी तहकीक, बहुत सारी रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट की जाती है इसकी अफजाइश से, लेकिन अगर आप उसकी एक ख़ास हद से ज़्यादा और कुछ मटेरियल्स हैं स्पेसिफ़िक, अगर उनके अंदर भी इसके एनरिचमेंट करना शुरू कर दें और उसका डिफेंस के लिए पर्पज़ रखें, तो आप फिर जौहरी हथियारों की अफजाइश के ऊपर काम टेक्निकली करना शुरू कर देते हैं, जिसके ऊपर आप को सख्त किस्म की ममानियत का सामना है। बहरहाल 2015 में जब ये बातचीत शुरू हुई, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बराक ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, IAEA के खोजी पहुंच जाते हैं ईरान में और जाके वहाँ पे जो इनकी साइट्स हैं उनका मुआयना करते हैं, या जिनका इनको शक होता है उसका मुआयना करते हैं, तमाम तर वो तसल्ली करते हैं और एक लंबी खोज लगाते हैं। और खोज लगाने के बाद वो अगली डिमांड ये करते हैं कि जी पिछले जो आपके कई दहाइयाँ गुजरी हैं, कई साल गुजरे हैं, हमें उसकी भी तसल्ली कराएं कि आपने माजी में भी कभी ऐसा काम नहीं किया। ईरान फिर माजी की सारी तसल्ली कराता है, को 20 साल रिकॉर्ड पेश करता है उनको हर हवाले से। 3 माह की जांच पड़ताल जारी रहती है, तक लगभग 3 से 5 माह की जांच पड़ताल जारी रहती है, कुछ रिपोर्ट्स आनी रह जाती हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर, 2016 के शुरू में, 15 में मामला शुरू हुआ था, 2016 के स्टार्ट में इस पर अमल शुरू हो जाता है। ये 5 ममालिक साइन कर लेते हैं और ईरान की भी साइन करवा लेते हैं और ये तय हो जाता है कि ये किसी भी किस्म की यूरेनियम की एनरिचमेंट पे जौहरी हथियारों के हवाले से काम नहीं करेंगे। अब ये किया क्यों गया, इसके किए जाने में ईरान को क्या इंटरेस्ट है? ईरान को ये इंटरेस्ट है कि अमेरिका ने उस पर एक तलवार लटका रखी थी और वो तलवार थी पाबंदियों की, वो तलवार थी सैंक्शंस की। यानी कि सैंक्शन या पाबंदी किसी भी शख्स पे बेशक लग जाए, या किसी एक घराने पे लग जाए, किसी एक शहर पे लग जाए, स्टेट पे लग जाए, मुल्क पे लग जाए, तो उसका असर यूं ही होता है। यानी कि आपके पैसे के ऊपर, आपके खाने पीने के ऊपर जब पाबंदी लग जाए तो आप इमेजिन कीजिए कि आपकी हालत ज़ार क्या होगी। इसी तरह ईरान भी उन ममालिक में है जिन्होंने सैंक्शंस का सामना किया है, यानी कि ईरान के जितने सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान समेत दीगर ट्रांजैक्शनल्स जो मीडियम थे उनको इन्होंने फ्रीज़ कर दिया। यानी दुनिया का
कोई भी मुल्क ईरान के साथ पैसे की रेल पेल नहीं कर सकता, ईरान से कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकता, ईरान को कोई चीज़ बेच नहीं सकता, या ईरान के साथ किसी भी किस्म के मरासिम तक भी नहीं रख सकता, या कोई ऐसे मुआहदे भी नहीं कर सकता जिसका इतलाक़ कई सालों के बाद होना हो। हाँ, वो ज़रूर कर सकता है मुल्क या ख़ित्ता या कोई भी ताकतवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो अमेरिका से टक्कर लेने की ताकत रखता है। वो रशिया ने किया कुछ हद तक, वो चाइना ने किया बहुत हद तक। बहरहाल जब ये सैंक्शंस हटी ईरान से तो ये मुआहदा था जो जिसका नफाज हुआ। 2015 में बराक ओबामा ने इसका नफाज किया और उन्होंने इस उम्मीद के साथ किया कि ईरान जो कह रहा है वो सच कह रहा है, और हमारी जो तहकीक और हमारे एविडेंसेस और हमारे जो खोजी हैं उनकी भी फाइंडिंग्स ये हैं कि ईरान ने कोई यूरेनियम की एनरिचमेंट नहीं की है। सो इस सैंक्शन को हटाते हैं, ईरान के साथ एक मरतबा फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और इनको कहते हैं कि भाई आपने कोई हथियार नहीं बनाना और उसके एवज़ हम आपके अनफ्रीज़ कर देंगे अकाउंट्स, दुनिया के साथ ट्रेड आपकी शुरू हो जाएगी, अपना तेल जो आपका बड़े ज़खायर हैं तेल के, आप तेल दुनिया में अपना बेच सकेंगे लीगल तरीके से, आप अपनी मार्केट्स में से, इंडस्ट्रीज़ में से, अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में से, हर जगह से आप अपनी जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का आगाज़ करेंगे। तो पैसे की रेल पेल होगी, आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप एनर्जेटिक होंगे, आपके लोग तंदुरुस्त होंगे, तवाना होंगे, और जब पैसा आएगा तो खुशहाली आएगी। 2018 में ये मुआहदा यूनिलैटरली तोड़ दिया जाता है। याद रहे कि जब ये मुआहदा हुआ था समेत ईरान के 6 ममालिक थे इसका हिस्सा, जिनमें से एक अमेरिका था। डोनाल्ड ट्रंप साहब बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं, आप जानते हैं, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब बरसर इक़्तिदार आते हैं आप जानते हैं कि दुनिया का मंजरनामा बदल जाता है, दुनिया का नक्शा बदल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्ट होने और उनके ओवल ऑफिस में बैठने तक दुनिया को यकीन नहीं आ रहा था कि एक ऐसा रिजिड ख्यालात का शख्स ओवल ऑफिस में बैठेगा और अमेरिका को लीड करेगा। बहरहाल ये होना था और ये हो गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस किस्म की हरकत और सकनात के लिए मशहूर थे उसी किस्म के फ़ैसले भी वो करते थे। यूनिलैटरली 2018 में मुआहदा तोड़ दिया अमेरिका ने, वही जो उसने अब इस 2018 से 3 साल कबल यानी 2015 में किया था। और इसके तोड़े जाने में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रीज़न ये दिया, उन्होंने कहा कि जी ईरान हमसे झूठ बोलता आया है, ईरान ने सैंक्शंस भी हटवा ली हमसे और ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर काम जारी रखा हुआ है, हमारे पास इसके प्रूफ हैं, हमारे पास सब्सटेंशियल एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं, यानी ऐसे एविडेंस हैं जिसको हम दिखा सकते हैं, ये देखें जी ये सबूत है, ये ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। अब मैं किसी भी और चीज़ की तफसील में नहीं जा रहा कि ईरान का अमेरिका के साथ इसके अलावा क्या मसला रहा, या ईरान का इजराइल के साथ क्या मसला रहा, या ईरान का प्रॉक्सी कहाँ पे जंगें जारी रही, मैं किसी चीज़ की तफसील में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस मुआहदे के स्पेसिफिकली हवाले से बात कर रहा हूँ। बहरहाल जैसा कि मैंने अर्ज़ किया 2018 में वो ये मुआहदा तोड़ देता है और इसके तोड़े जाने से ईरान के ऊपर एक मरतबा फिर पाबंदियों का इतलाक़ हो जाता है। ईरान की ट्रेड रुक जाती है, उसका फॉरेक्स रुक जाता है, उसकी बैंकिंग रुक जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत उसकी जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे पूरी दुनिया के साथ वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ईरान का नाम FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब तक की तारीख के मुताबिक ब्लैक लिस्ट में 2 ममालिक हैं पूरी दुनिया में, एक ईरान और एक दूसरा नॉर्थ कोरिया। ईरान को अब इस सारे मसले से निकालने के लिए अमेरिका ने 2021 में फिर कोशिशें शुरू कर दी हैं। 15 में मुआहदा हुआ, 18 में तोड़ दिया गया, पाबंदियों का इतलाक़ 18 से ही हो गया और 2021 तक जारी रहा, यानी अब तक जारी है पाबंदियों का इतलाक़। और 2021 में इन्हीं तारीख़ों में अमेरिका फिर चाहता है कि ईरान आ जाए। वो क्यों? वो इसलिए कि अमेरिका में अब हुकूमत आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के बाद सदर जो बाइडन की। जो बाइडन आए हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आई है। जो बाइडन जो पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बराक ओबामा के दौर के अंदर, जिनकी सियासी बसीरत और जिनकी बुर्दबारी के अमरीकी गुन गाते हैं, वो आए और उन्होंने आके दुनिया के अंदर चेक किया कि जी अमेरिका के कहाँ कहाँ पे मसले मसाइल खुले हुए हैं, उन मसले मसाइलों को बंद करना ज़रूरी है और किसी एक दुश्मन का मुहासरा करके उसको मारना ज़रूरी है। उसने सबसे पहले दुश्मन का तयन किया तो उसको जवाब मिला कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है सिवाय चाइना के। सो चाइना का मुहासबा करने के लिए ज़रूरी है कि चाइना के जितने दोस्त हैं उनको तो पहले अपना दोस्त बनाओ और चाइना के जितने दुश्मन हैं उनको भी अपना दोस्त बना लो। तो चुनाचे उसने सबसे पहले दोस्तों को एंगेज करना शुरू किया। तो चाइना के दोस्तों में ईरान एक बड़ा दोस्त है और ईरान वही मुल्क है जिसके साथ अमेरिका
कि कभी किसी खैर शाह फ़िरान के दौर में बड़ी दोस्ती के किस्से थे मशहूर, और इस पूरे ख़ित्ते का ईरान जो है वो एक हाकिम, एक लीडर के तौर पे मुल्क माना जाता था। फिर ताल्लुकात ऐसे ख़राब हुए कि आज तक वो ख़राबी का शिकार है। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडन आए और उन्होंने आके सिर्फ सिंगल आउट करने की कोशिश की चाइना को, जो कि अब भी जारी है। उन्होंने फ़लस्तीन से लेके, सीरिया से लेके, यमन से लेके, अफ़गानिस्तान से लेके, इराक़ से लेके, ईरान से लेके, जितने भी ये पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, इन सब पे उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर करने शुरू किए हैं। फ़ौजों का इनखला शुरू कर दिया है, अपने बजट्स कट कर दिए हैं, और हर जगह पे वो कूल एंड काम और सीज़ फायर वाले प्लान के साथ चल रहे हैं। जो बाइडन, याद रहे, और जो बाइडन नहीं वो शख्स हैं जिन्होंने ये तय किया कि हम ईरान के साथ दोस्ती करेंगे, और ईरान के साथ जो मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक 2018 में अपनाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, कि यानी इन पे इतना प्रेशर डालो कि ये अपने प्रेशर, अपने बोझ तले आके ये कौम दब जाए, मर जाए, इसका सफ़ा हस्ती से ये मलिया मेट हो जाए और अपने घुटनों पे गिर पड़े आके और गिड़गिड़ाएँ हमारे आगे। लेकिन वो नहीं हुआ, और वो 3-4 साल तक नहीं हुआ। ये चीज़, इस चीज़ का विटनेस है, इस चीज़ की गवाह है तारीख़, कि जब ऐसा ना हुआ तो जो बाइडन ने ये सोचा कि मुझे उस पर मज़ीद कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस पर मज़ीद सलाहियतें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर मेरा फ़ाइनेंशियल लॉस तो हो रहा है, लेकिन मेरी बैड रेपुटेशन में भी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है। चुनांचे उन्होंने एक प्लान चाइना को सिंगल आउट करना, और दूसरा प्लान कि ईरान जैसे मुल्क के साथ ताल्लुक़ अच्छा करना, वो मुल्क जो गिरा नहीं, जो झुका नहीं, जो बेंड नहीं हुआ, जिसने आके माफ़ी तलाफ़ी नहीं मांगी, जिसने आके हाथ नहीं फैलाया, और वो मुल्क जो कि मुमकिना तौर पे जौहरी हथियार लेने का मुतहम्मिल या बनाने का मुतहम्मिल हो चुका है। तो ऐसे मुल्क से दुश्मनी एक घाटे का सौदा है। तो उन्होंने ये एक चालाकी चली। ईरान भी ज़ाहिर है माली मुश्किलात से दो चार है, और अब भी गुज़रता चला आ रहा है। तो चुनाचे अमेरिका की ही ईमा के ऊपर इन बाकी ममालिक को एंगेज किया गया, जिसमें चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया है, अमेरिका ख़ुद भी है, कि आप आएँ, इनके रिप्रेजेंटेटिव आएँ और एक थर्ड वेन्यू पे बैठते हैं और बैठ के गुफ्त शनीद करते हैं और देखते हैं कि वापस हम इस पर किस तरह जा सकते हैं। चुनाचे वियना का इंतखाब किया गया। वियना के अंदर, वियना शहर में, ये तमाम ममालिक के सरबराहान कॉन्टीन्यूस मीटिंग्स कर रहे हैं। आज तक की इस डेट के मुताबिक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स चल रहा है, जिसमें तमाम सरबराहान इन ममालिक के आ रहे हैं, इन असाइंड जो कमेटीज़ हैं उनके, और बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और अभी तक की तारीख़ के मुताबिक इस चीज़ के कवी इम्कानात हैं कि ये मुआहदे में ईरान दोबारा वापस आ जाएगा, चूँकि अमेरिका ये चाहता है। और इसमें मैं आपको एक अपना एनालिसिस भी देता हूँ ईरान की जौहरी ताकत के हवाले से। चुनाचे नेगोशिएशंस हो रही हैं, और ईरान ने यह स्टांस लिया एट द स्टार्ट ऑफ दिस वियना टॉक्स कि आप ऑल टुगेदर पाबंदियाँ हटाएं, और उसके बाद हम इस मुआहदे के अंदर जाएंगे। स्टेप वाइज हम पाबंदियाँ हटा के मुआहदे में नहीं जाएंगे, चूँकि दोनों ममालिक की जानिब से खैर ये प्रेशर था। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था, अमेरिका चाहता था कि हम स्टेप वाइज पाबंदियाँ हटाएं और फिर इसके अंदर जाएं। सो टू कट इट शॉर्ट, अब दोनों में टॉक्स जारी हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी हैं, और इसी असना में इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन जारी है EIA की जानिब से, खोजियों की जानिब से, जिन्होंने आके बार बार चेक करना है, खोज लगाना है ईरान के उन हसास मकामात का कि कहीं वो यूरेनियम की अफजाइश तो नहीं कर रहे। 3 माह तक तो उनको इसके ऊपर कोई सबूत नहीं मिल सका। 1 माह की मोहलत मांगी उन्होंने, 1 माह की मोहलत ईरानियों ने दे दी। इस पर भी हमारी स्टोरी मौजूद है। सो एक और माह के अंदर ये क्लैरिटी ऑफ थाट या क्लैरिटी ऑफ एविडेंस हो जाएगा कि जी ईरान जौहरी हथियारों पर अफजाइश पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसी असना में इस मुआहदे के अंदर ईरान दोबारा आ जाएगा, और जब दोबारा आएगा तो ईरान के अंदर पैसे की रेल पेल होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी उसकी यकीनी तौर पे। बहुत सारे ममालिक के डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके साथ बेहतर होंगे। ब्लैक लिस्ट से वो निकल के ग्रे लिस्ट में आ जाएगा, उसी ग्रे लिस्ट में जिसमें आज पाकिस्तान स्टैंड करता है। बट ओवरऑल ईरान के लिए भी अच्छा हो जाएगा और अमेरिका के लिए भी अच्छा हो जाएगा और इस खित्ते के लिए भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस सारे असना में गौरतलब बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी कौम जिस पे इस हद तक प्रेशर्स, इस हद तक पाबंदियाँ, इस हद तक सख्तियाँ और एक नहीं कई जानिब से की गई, वो आज भी एक कौम की सूरत पे खड़ी है। उसने आज भी अपने बलबूते के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपनी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी और अपनी ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया, और उसके ऊपर हर गुज़रते दिन के साथ कोई ना कोई स्टेप वो एक आगे लेता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। हमारी सवाल से बेबहा स्टोरीज़ मौजूद हैं। बहरहाल JCPOA
इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे ईरान की और ईरानियों की तकदीर जुड़ी है और यकीनन आने वाले दिनों में इसके हवाले से ईरान के लिए अच्छी खबरें ज़रूर हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, ताकि आप तक बर वक्त मज़ीद ऐसी वीडियोज़ पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।